मन के अंदर विचार उठे, वो बुद्धि तक गए, बुद्धि ने उसको सही है या गलत है उसका निर्णय किया, उसके बाद उसमें अहंकार ऐड हो गया। इसे हम अपने स्कूलों तक भी पहुंचाएं, इसे जो है सब जगह पर इस विस्तृत रूप को फैलाएं। भारत के बाहर तो बहुत ही करप्टेड फॉर्म ऑफ योगा चल रहा है या योग चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी धीरे धीरे अब जो हमारा असली योग है, अमेरिका में, यूरोप में और भारत के भी कई स्कूलों में रिसर्च हुई थी, उसमें देखा गया कि 60% एंजाइटी योग करने वालों के अंदर कम थी, बाकी बच्चों के मुकाबले। अब इसको धर्म के एंगल से क्यों जोड़ दिया जाता है मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है, लेकिन इसको धर्म के एंगल से ना देखकर योग अपने आप में एक धर्म है। ये ना कोई हिंदू से इसका मतलब है, ना किसी मुस्लिम से इसका मतलब है, ना किसी ईसाई से इसका मतलब है। योग अपने आप में एक धर्म है, ये धारण करने योग्य है। हमारे जठराग्नि है, ये है अग्नि तत्व का प्रतीक। हमारे लंग्स हैं, ये है वायु तत्व का प्रतीक। और यहाँ से ऊपर आप जाओगे तो ये आकाश तत्व का प्रतीक, जो कि सब चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है। किसी अच्छे शिक्षक की देख रेख में योग की शुरुआत करें, उसमें कम से कम 6 महीने का अभ्यास करें, क्योंकि योग को समझना जरूरी है। उसके लिए आपको समय गुरु के सानिध्य में लगाना पड़ेगा, अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में लगाना पड़ेगा। योग जो है 95% दिमाग पर काम करता है। नमस्कार दोस्तों, आज इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं योग आचार्य। और आज योग आचार्य रविंद्र के साथ हम लोग बहुत ही शानदार डिस्कशन करने वाले हैं। योग के बारे में कुछ ऐसी चीज़ भी डिस्कस करेंगे जो कि शायद आपको नहीं पता हो, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं योग के ऊपर जो मेरे सवाल हैं, जो पब्लिक के सवाल हैं, सबको इंक्लूड करके एक बहुत ही होलिस्टिक डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं योगाचार्य रविंद्र जी के साथ। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि योग दिवस अभी निकला है। आपका इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था, उसके बाद भी आपने समय निकाला और आप नोएडा आए पॉडकास्ट के लिए। आपका धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और आशा करेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए जो बहुत अच्छी जानकारी लोगों तक पहुँचे, हमारा यही प्रयास रहेगा। तो आचार्य जी, एक सवाल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, बिकॉज एज अ आचार्य आप योग की शिक्षा दे रहे हो, और एज अ इंस्ट्रक्टर भी आपने कुछ समय योग सिखाया लोगों को या योगा सिखाया है। तो आपको योग भी पता है और आपको योगा भी पता है, और जनरली बहुत ही मुश्किल है ऐसा कोई पर्सन मिलना आपको जिसको कि योग और योगा दोनों के बारे में बहुत डिटेल्ड नॉलेज हो। और यहीं पे एक कन्फ्यूज़न भी है हमारे अंदर कि जो हमारा योग था वो विदेश गया और योगा बन के वापस आ गया। अब कहीं ना कहीं हम अपने असली योग को भूलते जा रहे हैं इस योगा के चक्कर में। तो क्या ये सेम ही चीज़ है, ये वक्त के साथ बदलाव आया है, या कुछ डिफॉर्मिटीज़ या कुछ इसके अंदर कुछ करप्शन भी आ गया है? तो एक बार अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहो तो। देखिए, योग और योगा यदि वर्ड देखा जाए तो सेम से लगते हैं, केवल आ की मात्रा का इसमें अंतर है। योगा में आ की मात्रा, या फिर इंग्लिश में कहे तो ए अलग जुड़ गया है, बाकी सब सेम है। लेकिन इसके रूप को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर है। योग को भारतीय शास्त्रों में या फिर महर्षि पतंजलि जी का जिक्र करें, योग सूत्र में उन्होंने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियां मन, बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप है। इन वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। उन्होंने इतनी सुंदर परिभाषा दी है, इतने अच्छे से योग को डिस्क्राइब किया है। और हमारे बाकी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद हुए, भगवत गीता हुई, हठ योग हुआ और योग सूत्र हुआ, इन सभी में योग की चर्चा की गई है। और इन सभी में योग के जो विस्तृत रूप है, योग का जो है एक पूरा रूप है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आते हैं। ये सब इसमें ऐड है। हम इन सब चीजों का पालन करते हैं, हम योग को उस रूप में देखते हैं। लेकिन जैसे ये बाहर जाता है, मैंने बाहर करवाया है, 4 साढ़े 4 साल बाहर भी सिखाया है। वहां क्या चलता है कि आप फिजिकली एक्सरसाइज कर लीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी बॉडी फिटनेस थोड़ी सी ठीक रहेगी और आपकी बॉडी अलाइन रहेगी। उनका केवल इतना ही ध्येय है कि आपके जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा रहे
और आपकी श्वास आती जाती रहे। इससे आगे वो बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको क्या आदत क्या होती है, वेस्ट को आदत क्या है कि मॉडिफाई करने की, मॉडिफाई करके अपना एक सिग्नेचर मार्क देने की। कोई भी चीज़ है, ये मान लीजिए कि भारत में जब वो आए थे वेस्ट वाले, तब उन्होंने हमारे गुरुकुलों को चेंज करके मैकाले पद्धति के द्वारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम आ गया हमारे, वो आ गया। उसके बाद में उन्होंने जो है बहुत सारे और बदलाव किए, हमारे जो है धार्मिक भावनाएं भड़का दी, जातिवाद भड़का दिया, ये चीजें जो है करी। ऐसे ही जो है उन्होंने वो योगा लेकर गए, योग ऐसे ही वो जो है योग को लेकर गए और वहां से योगा बनाकर भेज दिया, थोड़ा सा ट्रेंडी लगे। और हमारी जो ट्रेंड को फॉलो करने वाली जनरेशन है, उन्होंने क्या किया, उस चीज को ग्रैब कर लिया। लेकिन योग का तो बहुत बड़ा रूप है। योग तो आसन और प्राणायाम के बाद में तो शुरू होता है, मेन योग जो होता है, उसके बाद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक ये पहुंचता है। लेकिन वेस्ट की तरफ से जो आया वो वेस्ट आया। जो हमने उसको पूरा रूप दिया था, उसने उसको वेस्ट करके जो है हमारी तरफ भेज दिया, और एक थोड़ा सा लीपा पोती करके, जिसको कहते हैं ना, पॉलिश करके भेज दिया, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे और हम उसको फॉलो करें। अब कुछ लोगों को जो जिनका योग के साथ में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, उनको यूं ही लगेगा कि योग जो है बाहर से आया है। जिनको योग के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको या फिर कोई और योग शिक्षक है, उनको थोड़ा सा, जिसको योग के बारे में पता है, उनको पता है, जिनको योग के बारे में थोड़ा सा पता है, वो जरूर इसको समझेंगे कि ये भारत से गया है। लेकिन वहां से वेस्ट से जो वेस्ट आया वो हमने अडॉप्ट किया। और वेस्ट में आपने देखा होगा कि सूर्य हमेशा अस्त कहाँ होता है, वेस्ट में होता है, पश्चिम में होता है। और उदय किधर से होता है, ईस्ट से होता है, पूर्व से होता है। तो वहां तो सूर्य अस्त होता है और भारत से उसका उदय होता है, क्योंकि भारत जो है वेस्ट के ईस्ट में है। तो यहां से ज्ञान गया वहां, और वहां से यदि कुछ आएगा तो वो उसका विकृत रूप आएगा। तो वही विकृत रूप जो है यहाँ आया और आकर योगा बन गया। इस पर कहीं ना कहीं भारत सरकार को इनिशिएट लेना चाहिए कि हमारा जो योग की जो परंपरा चलती आ रही है ऋषि मुनियों से, यम से लेकर और समाधि तक का जो रास्ता है, वो पूरा रास्ता बाहर भी फॉलो किया जाए, ना कि इसको टुकड़ों में तोड़कर आसन और प्राणायाम को इसमें से उठा लिया जाए। क्योंकि ये चीजें भविष्य के लिए ठीक नहीं है। भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ी क्या देखेगी कि योग केवल आसन और प्राणायाम है, वो कहीं ना कहीं इसका जो गूढ़ रहस्य है उसको खो बैठेगी, उसको कभी जान ही नहीं पाएगी। क्योंकि एक जनरेशन के बाद में हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन जो है वो योगा को फॉलो करेगी। तो भारत में तो सुधार करना ही है, वेस्ट में भी इसको अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा कि वो इस चीज को किस रूप में ले रहे हैं, इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसको तोड़ फोड़ के इसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। ये चीज तो है, जैसे कि आजकल फिटनेस सेंटर्स में या जिम में आप देखो, जुम्बा सिखाते हैं, वो पिलाटे सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं। तो ये भी एक तरीके से मान लो कि मल्टीपल जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें एक ऑप्शन बन गया है। और आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल उसको यही समझा करेगी कि जैसे जुम्बा होता है या पिलाते होता है या योगा होता है, तो ये एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज ही हैं जो कि 1 घंटे का उन्होंने एक कोर्स बना के वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये चीज होने वाली है और बिल्कुल सही बात है, ये होगा, ये चल भी रहा है, क्योंकि बाहर ये चल रहा है ना, तो धीरे धीरे भारत में भी होगा। बहुत सारे सेंटर हैं वो केवल योग और प्राणायाम करवाते हैं, ना उसके पीछे का कि आपको आचरण कैसा रखना है। यम के अंदर आपको बताया गया, यम के अंदर आपको बताया जाता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, किसी का नुकसान ना करो मन, वचन और कर्म से। सत्य यानी कि सच बोलो, ठीक है। अस्त्य यानी कि चोरी ना करो, और सच भी कैसा बोलो, ना कटु सत्य नहीं बोलना, मीठा सत्य बोलना है। अस्त्य यानी कि चोरी ना करो, चोरी से कमाया हुआ धन का इस्तेमाल ना करो, किसी के साथ में धोखाधड़ी ना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो यानी कि रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र से जो हमारा जो ओज तेज वीर्य जो पैदा होता है, उसे शरीर के अंदर ही हजम करना सीखो, ताकि आपके शरीर का और आपके मन का बल बढ़े। तो इसमें एक तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या है कि अभी योगा डे, मतलब ये अभी 10 साल से ही होना स्टार्ट हुआ है, 2014 से। तो एक पहचान तो बनी है कि योगा मूल रूप से भारत का है, और भारत ने ही इंटरनेशनल योगा डे के लिए
पूरा जो भी किया था कि जैसे इंटरनेशनल योगा डे अब मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो एक ये अच्छी पहल तो होगी। और आपको क्या लगता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो योग के लिए और क्या कर रही है और क्या कर सकती है कि जिससे योग को वही जो उसका पुराना रूप था वो वापस मिल पाए? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है और ये गर्व की बात है कि योग को भारत उस प्लेटफॉर्म पे लेकर गया जो योग जो है कहीं न कहीं गुफाओं में, जो कहीं न कहीं ऋषियों के पास में था, जो कहीं न कहीं जंगलों में था, उसको बाहर निकाल कर, और ये सराहना करनी होगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने योग को इंट्रोड्यूस किया यूएन में 2014 के अंदर। और वहाँ केवल योग एकमात्र ऐसा विद्या थी जिसे 177 देशों ने एक साथ एक स्वर में माना, एक स्वर में स्वीकार किया उसको कि हाँ, इसे हम अपनाएंगे, हाँ, सबने इस किया योग था। दिवस को जो है हम मनाएंगे। अदरवाइज और ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जो इतने अधिक संख्या में देशों ने कोई माना हो। तो ये योग की पावर है, ये योग की शक्ति है, ये हमारी संस्कृति की शक्ति है, ये हमारे वेदों की शक्ति है। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए, हमें जो योग का विस्तृत रूप है, जो यूँ मान लीजिए कि इसका पूरा रूप है, उस योग की जो है रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो अभी हम योग कर रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो इसकी देन दी है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने देन दी है, जो इसका पूरा रूप दिया है, वो का वो ही वेस्ट भी लागू करे, ना कि उसने इसमें से आसन और प्राणायाम उठा लिए। ये ठीक नहीं है, इसको जो है पूरे तरीके से करवाना चाहिए। भारत सरकार को इस पे इनिशिएट लेना चाहिए कि हाँ, वहाँ पर ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं, क्योंकि यदि वो गलत करेंगे, वहाँ से चीज़ यहाँ आएगी और यहाँ वाले उसको तुरंत फॉलो करने लग जाएंगे, तो वो चीज़ जो है कहीं न कहीं विकार रूप में हमारे पास में आएगी। तो इसको सही तरीके से करना और करवाना, ये भारत की ज़िम्मेदारी है, भारत के अंदर भी और भारत से बाहर भी। सही बात है, मतलब कि ये बात तो मैं मानता हूँ कि भारत के बाहर तो बहुत ही करप्टेड फॉर्म ऑफ योगा चल रहा है या योग चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी धीरे-धीरे अब जो हमारा असली योग है, मतलब कि अगर मैं किसी से बात भी करता हूँ, तो उनका ये मानना है कि जो प्रॉपर फॉर्म ऑफ योग था, जो हमारा पुराने वेदों या पुराणों में, वो तो सिर्फ ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। वो इतना टफ है, या ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एक नॉर्मल शहर में आदमी रह रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो योग के बारे में जाने। तो उनको हम लोग कैसे अवेयर कर सकते हैं? मतलब जैसे आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इसी काम को और बड़े लेवल पर कैसे किया जाए कि जो असली योग है, वो हमारे जो देश की जनता है, जिसके पास उतना समय नहीं है कि वो खुद रिसर्च कर पाए, तो उनके लिए कैसे हो पाएगा ये काम? उनके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि सबसे पहले सरकार को करना चाहिए, स्कूलों में योग को लागू करना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में, क्योंकि स्कूल में पूरे देश की नींव तैयार होती है, वहाँ बच्चे तैयार होते हैं और बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास इस देश की आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में सबसे पहले योग को लागू करना चाहिए और अच्छे टीचरों की वहाँ नियुक्ति करनी चाहिए। शिक्षक भी अच्छा हो, क्योंकि शिक्षक यदि अच्छा होगा तो वह सिखाएगा भी सही तरीके से। शायद ये कमी भी है कि हमारे पास योग के जिनको असली में जो योग का जो असली मर्म है शायद पता ही नहीं है, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने इस सब्जेक्ट में जो समय लगाया, ग्राउंड पर वर्क किया है, जिन्होंने जो है इस चीज़ को, इस जीवन शैली को जिया है, वैसे योग शिक्षक बहुत कम है। आजकल तो वैसा है ना कि आपने 2 हफ्ते का कोई सर्टिफिकेशन किया और फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर बन गए। हाँ, वो अब वही बात आ गई, ये वेस्ट की देन है। क्योंकि एक कोर्स है टीटीसी, टीचर ट्रेनिंग कोर्स। भारत में क्या होता है, ग्रेजुएशन होती है योग में, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, पीएचडी होती है। लेकिन विदेशों में क्या होता है, उन्होंने एक सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस करवाया, योगा टीटीसी, YTTC जिसको बोलते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, और उसको अमेरिका से अलायंस करवा दिया, यानी कि अमेरिका की एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, वहाँ से वो सर्टिफिकेट बन के आएगा। और उस सर्टिफिकेट की भारत के अंदर ही नहीं, बाहर विदेशों में भी इतनी होड़ है कि मैं ये सर्टिफिकेट कर लूँ और इसके बाद में पता नहीं क्या हो जाएगा। उस सर्टिफिकेट वो हो जाता है कि 22 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में वो सर्टिफिकेट हो जाता है। लेकिन उस सर्टिफिकेट के चक्कर में जो जिसने मास्टर्स किया है,
जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की है, फिर पीएचडी की है जिसने योग में, हम्म, वो कहीं न कहीं उनका महत्व जो है कहीं न कहीं समाप्त हो रहा है। तो इसमें सरकार को कुछ एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि कौन सिखाने लायक है सही बात है। ना? अब ये मान लीजिए कि मैं 1 महीने का कोर्स करके और आपको सिखाने लग जाऊँ, हम्म, मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, मैंने उस चीज़ को अनुभव नहीं किया, मैंने उस चीज़ पर समय नहीं लगाया, मैंने योगाभ्यास नहीं किया, मैंने वहाँ से सीखा है और मैं सीधा टीचर बन गया। हम्म, ये तो कहीं न कहीं जो सीखने वाला है उसके साथ में अन्याय है, उसके साथ में धोखा है। मैं थोड़ा बहुत जो मैंने अनुभव लिया है, आप मुझे हायर करोगे, हम्म, आप जो है मुझे पे करोगे, लेकिन आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी उतनी समझ नहीं है, मेरी उतनी नॉलेज नहीं है। तो वो कहीं न कहीं आपके साथ में आपकी फाइनेंशियली लॉस भी होगा, आपका हेल्थ भी इश्यू होगा, क्योंकि वो कुछ करवा नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो शिक्षक यदि आप सरकार शिक्षक यदि चुनती है, तो वो पूरी तरह से पढ़े-लिखे हों और हायर एजुकेशन हो उनकी और उन्हें स्कूलों में नियुक्ति की जाए उनकी और उनसे बच्चों को यदि योग की शिक्षा दिलवाई जाए, तो कहीं न कहीं हमारी जो छोटी पीढ़ी है, आगे आने वाली पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो कहीं न कहीं सुधार में आ सकती है। और योग से तो स्कूलों में यदि योग को लागू कर दिया जाए, तो अभी कुछ समय पहले रिसर्च हुई थी हम्म, अमेरिका में, यूरोप में और भारत के भी कई स्कूलों में रिसर्च हुई थी। उसमें ये देखा गया कि 60% एंग्ज़ायटी है। उसमें ये देखा गया कि 60% एंग्ज़ायटी योग करने वालों के अंदर कम थी, बाकी बच्चों के मुकाबले। तो ये कहीं न कहीं कुछ तो फ़र्क होगा ना, क्योंकि योग केवल शारीरिक नहीं है, हम्म, ये मानसिक रूप से भी आपको शांत करता है, आपके बिहेव को चेंज करता है। ये मानसिक रूप से भी आपको मजबूत करता है, आपकी भावनाओं पर काम करता है योग, ठीक है? तो योग बाहर से ना होकर आपको अंदर से कनेक्ट करता है। तो इसलिए बच्चों को जो है योग की वहाँ शिक्षा लागू करनी चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक गाँव में हम्म, योग ग्राम बना सकते हैं। हम जो है प्रत्येक गाँव में ध्यान केंद्र बना सकते हैं और वहाँ अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी दे सकते हैं पंचायत को, हम्म, कि भई पंचायत की ज़िम्मेदारी होगी कि यहाँ पर लोगों को लेकर आना और यहाँ पर इनको जो है योगाभ्यास करवाना, ध्यान करवाना और जो योग का विस्तृत रूप है, योग का जो है मूल रूप है, उसको यहाँ पर अप्लाई करना। ताकि कहीं ये जो योगा वाले ना आकर उनको बिगाड़ ना दें। हम्म, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो शुद्ध है अभी तक और वो शुद्ध रहे तो अच्छा है। क्योंकि उसमें यदि मिलावट करने बैठेंगे तो बहुत हो जाएगी और वो फिर मिलावट होते-होते वो जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका पूरा जो है प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। हम्म, तो ये नहीं करना। तो इसके लिए सरकार जो है ये कदम भी उठा सकती है कि हाँ, प्रत्येक गाँव में योगग्राम खुले, ध्यान केंद्र खुले, तो इससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत लाभ होगा। इसमें एक चीज और है, मतलब कि जैसे अगर मान लो हम लोग स्कूलों में योग का प्रचार प्रसार करते हैं, टीचर्स करते हैं, हुँ, तो एक चीज ये भी निकल के आती है कि मान लो कि अगर थोड़ा सा क्या है कि लोग योग को रिलीजन या रिलीजियस एंगल से भी देखने लग जाते हैं, यार योग तो सिर्फ हिंदू लोगों के लिए ही करने के लिए है। स्कूल में अगर आप देखोगे कि स्कूल में तो सारे रिलीजन के लोग पढ़ रहे हैं, हुँ, तो एक अंदर से वो विरोध भी आता है कि आप तो धीरे धीरे करके वो मतलब हिंदू धर्म को हमारे ऊपर भी थोप रहे हो योग के प्रमोट कर थ्रू। रहे हो, हाँ, हिंदू धर्म को ही प्रमोट कर रहे योग हो के योग के थ्रू। द्वारा। हुँ, जबकि देखा जाए तो योग सबके लिए होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा है, मतलब कि ये आवाज धीरे धीरे उठती रहती है बीच बीच में कि अगर जब भी योग को ज्यादा प्रमोट किया जाता है तो ये होता है कि यार आप तो हिंदूकरण करना चाह रहे हो स्कूलों का, इसको हिंदुत्व के साथ भी जोड़ दिया जा इसको सकता हिंदुत्व के साथ में है। जोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब भ्रामक बातें हैं, ये भ्रांतियाँ हैं योग को लेकर। योग यदि देखा जाए तो किसी धर्म से संबंध नहीं रखता। आप इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं ओम के सिंबल पर, क्योंकि ओम का सिंबल जो है हिंदू सिंबल है। हाँ, ओम का सिंबल आप यदि यूनिवर्स का साउंड देखेंगे ना, अभी नासा ने कुछ समय पहले रिसर्च की थी और यूनिवर्सल का जो साउंड था यूनिवर्स का, वो ओम की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच कर रहा था। तो वो कहीं न कहीं वही ओम जो है हमारे अंदर है, वही ओम जो है सृष्टि के अंदर जो वाइब्रेशन है। अब जो फ्रीक्वेंसी वहाँ वाली फ्रीक्वेंसी शरीर के साथ में मैच करेगी। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारे भीतर की फ्रीक्वेंसी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए योग आपकी सहायता करेगा, ताकि आप ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो पाओ। तो इसमें आपकी योग हेल्प करेगा। योग क्या है कि अब इसको धर्म के एंगल से
क्यों जोड़ दिया जाता है मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है, लेकिन इसको धर्म के एंगल से ना देखकर योग अपने आप में एक धर्म है। ये ना कोई हिंदू से इसका मतलब है, ना किसी मुस्लिम से इसका मतलब है, ना किसी ईसाई से इसका मतलब है। योग अपने आप में एक धर्म है, ये धारण करने योग्य है ना? धारेषु इति धर्म, जिसे कहते हैं धारण करने योग्य जो काम है, जो धर्म है, वो योग है। ये एक जीवन शैली है, इसको यदि आप ये आपको शारीरिक विकास भी करेगा, आपको यूँ मान लीजिए कि आसनों के द्वारा आपका शरीर की स्थिति अच्छी करेगा, प्राणायाम के द्वारा आपके मन को नियंत्रित करेगा और धारणा ध्यान के द्वारा आपके मस्तिष्क के विचार जो हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल जो चीज़ें कहीं न कहीं गतिविधियाँ होती रहती हैं माइंड में, उनको कंट्रोल करेगा और ये आपके अंदर तक की यात्रा में आपका साथ देगा, ताकि आप जो है उस यूनिवर्सल साउंड के साथ कनेक्ट कर पाओ। और आपने वो चीज़ सुनी होगी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है, वही इस सृष्टि में है। आप इस सृष्टि को सिंपल भाषा में देखते हो कि पंच तत्वों से सृष्टि मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है इस धरती पर जो उन 5 तत्वों में से एक तत्व उसमें ना हो। हमारे पास में ये माइक है, इसमें ठोस चीज है लोहा, ठीक है, लोहा कहीं ना कहीं धरती से निकला है, कनेक्ट है। ये सोफे पे हम बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें लकड़ी है, कपड़ा है, कपड़ा कहाँ से आता है? रुई से। लकड़ी कहाँ से आती है? धरती से। कहीं ना कहीं जो तत्व है, हर एक चीज में कोई ना कोई तत्व ऐसा होता है जो इस सृष्टि में, जो पंच तत्वों में से कोई ना कोई तत्व हर एक चीज में होता है। वही तत्व हमारे शरीर में है। हमारी हड्डियां प्रतीक हैं पृथ्वी तत्व की। हमारे शरीर में जल वाला भाग है, ये है जल तत्व का प्रतीक। हमारे जठराग्नि है, ये है अग्नि तत्व का प्रतीक। हमारे लंग्स हैं, ये है वायु तत्व का प्रतीक। और यहां से ऊपर आप जाओगे तो ये आकाश तत्व का प्रतीक, जो कि सब चीजों को रेगुलेट कर रहा है। अब आकाश के अंदर ही तो सब कुछ है, एक खाली स्थान है, उसके अंदर पृथ्वी है, बाकी ग्रह हैं, हमारे सारे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी पूरी जो है इस आकाश तत्व के अंदर है। और इस गैलेक्सी जैसी बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। तो कहीं ना कहीं आकाश तत्व सबको नियंत्रित करता है। तो इसीलिए हमारा माइंड जो है पूरे शरीर को नियंत्रित कर रहा है। तो ये योग की सुंदरता है कि आपको ये पूरे शरीर की यात्रा करवाता है। तो इस चीज को ये समझना पड़ेगा कि योग किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये प्योर साइंस है, प्योर प्रैक्टिकल है। ये बात तो सही है कि अगर सिर्फ धर्म से रिलेटेड होता तो वेस्टर्न कंट्रीज में इतना ज्यादा योग नहीं चलता। मतलब वो भी तो हमारे रिलीजन के नहीं है। अगर वो इस चीज को करें तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उनको अच्छा दिखा होगा, भले ही उन्होंने उसको करप्ट कर दिया या कमर्शियलाइज कर दिया, तो दैट इज ओके, वो तो वेस्ट का काम ही है। लेकिन उन्होंने पहले अगर देखा जाए कि इसको अपनाया है तो कुछ तो अच्छा ही रहा होगा ना जब उन्होंने उसको अपनाया है। अब वेस्ट को फॉलो करने वाले इसीलिए फॉलो कर ले योग को कि उन्होंने अपनाया है तो हम भी अपना लें। मतलब कम से कम करप्टेड फॉर्म को आप फॉलो करके योग में आपकी एंट्री तो होगी। अब धीरे धीरे अब योग में आपकी एंट्री होगी है, तो धीरे धीरे आप जो है उसको अडॉप्ट भी कर लो। धीरे धीरे इसके अंदर गहराई में उतरते जाओ, आपको चीजों के दर्शन होते रहेंगे। आपको जो है प्राणायाम क्या है, क्यों करना चाहिए, इससे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पता चलेगा। धारणा क्या है, क्यों करनी चाहिए, ध्यान क्या है, क्यों करनी चाहिए। धीरे धीरे जो आगे बढ़ते रहो। और नहीं चलो ठीक है, आपको धारणा ध्यान समाधि तक नहीं जाना है, कोई आज के समय में किसी के पास में टाइम नहीं है कि वो समाधि तक पहुंचे, और आजकल पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि दिनचर्या ऐसी हो गई है। तो आप केवल प्राणायाम तक तो आओ। आप जो है केवल आसनों तक ना सीमित रहो, प्राणायाम तो करो, है ना। अब प्राणायाम तो आपके मस्तिष्क के लिए है, आपकी न्यूरोलॉजी के लिए है, तो ये तो आपको करना ही चाहिए। तो अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो हमारी आज की सिटी लाइफ है, मतलब कि जो कॉर्पोरेट में जॉब्स में काम कर रहे हैं, 9 to 5 का जॉब है, स्ट्रेस है, उनके पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है योग करने के लिए। लेकिन अगर उनको योग में शुरुआत करी जाए या उनको योग में एंटर किया जाए, तो ऐसे कौन से प्राणायाम या क्रिया या क्या चीज़ है मतलब कि जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट योग के लिए क्या रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट आप ऐसा कर सकते हैं कि बैठकर प्राणायाम करना शुरू करें। और प्राणायाम में कौन सा? भ्रामरी प्राणायाम से शुरू करें, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे अनुलोम विलोम, उसके बाद में उद्गीत प्राणायाम। ये बहुत आसान है और सबको करने चाहिए।
अगर आप थोड़ा सभी थोड़ा को 10 सेकंड हाँ, बता भी पाओ भ्रामरी में क्या करेंगे? भ्रामरी में हम क्या करेंगे हम्म, कि हमारी जो पहली उँगली है, हम्म, उसे तिलक के बराबर में रखेंगे। हम्म, बीच वाली 2 उँगलियाँ हैं, उनको हल्का-सा मोड़कर एक कवर की भाँति आँखों पर रखेंगे, ठीक है? ये चौथी उँगली जो है वो नासिका के बराबर में रखेंगे हम्म, और अंगूठे से हम्म, कान के इस ढक्कन को बंद करेंगे, ठीक है। ठीक है? उसके बाद में श्वास भरना है और के साउंड को हम्म, नासिका के मार्ग से बाहर निकालना है। इससे क्या होगा, जो आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें सुधार होगा। आपकी जो दिमाग है वो शांत होगा और इसी के साथ-साथ यदि आप अनुलोम-विलोम करना चाहें, तो उसमें अनुलोम-विलोम की बहुत सारी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी। लेकिन यदि आप करना चाहें, हाथ की मुद्रा कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें करना है श्वास का आदान-प्रदान, ठीक है? वैसे तो हाथ की पोज़ीशन ये होनी चाहिए करेक्ट तो, ठीक है? नासिका को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया हम्म, के लेफ्ट से साँस लिया, ठीक है? इन्हेल करने के बाद में लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, एक्सहेल विद राइट। अब जिस नासिका से श्वास बाहर छोड़ा है, हम्म, उसी से इन्हेल, इन्हेल करने के बाद में दूसरी नासिका से एक्सहेल, ठीक है? ये एक राउंड हो गया। हम्म, अब ये आदान-प्रदान चलता रहेगा, वाइस वर्सा चलता रहेगा। जैसे कुएँ के जैसे पहले समय में कुएँ पे पानी भरते थे हाँ और एक वो चक्र सा होता था जिसके ऊपर रस्सी आती हाँ, वो जाती गोल थी। गोल घूमता है, हाँ, सही बात है। तो वो रस्सी कुएँ में जाती थी और बाहर आती थी। हम्म, उसी प्रकार जो है श्वास भी जो है नाक में इस प्रकार से चलेगा। ये हो गया अनुलोम-विलोम। उद्गीत प्राणायाम क्या है? हम्म, ओम की ध्वनि है। हम्म, ओम की ध्वनि आप जो है 3 से 5 बार कर सकते हैं, हम्म, शुरुआती अभ्यासी के लिए। 3 से 5 बार ओम की ध्वनि सभी को आती है। हम्म, श्वास भरिए, आँख बंद करके श्वास भरिए, उसके बाद ओम, आँख बंद करके श्वास भरिए, उसके बाद ओम, ठीक है? ये ओम का उच्चारण हो गया, जिसे उद्गीत प्राणायाम भी कहते हम्म, हैं। तो ये 3 प्राणायाम तो सभी को करने ही चाहिए जो शुरुआती अभ्यासी हैं। हम्म, उसके बाद इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ें, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जिनके पास समय कम है, हम्म, जिनको ये मान लीजिए 10-15 मिनट ही मिलते हैं, ठीक है, हम योग के साथ में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपना और थोड़ा-थोड़ा हम कुछ-कुछ पार्ट कर लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्राणायाम आपको बता दिए, हम्म, उसके बाद में जो है सूर्य नमस्कार कर लीजिए 3 से 5 राउंड हम्म, और उसके बाद में आप कर लीजिए 2 से 3 मिनट मौन बैठ जाइए। हम्म। आप कुछ ना कीजिए, मौन बैठकर अपने शरीर का, अपने आप का अवलोकन कीजिए। एक चीज इसमें क्या है ना हुँ, कि बाकी जो आपने बताया अनुलोम विलोम भ्रामरी, तो ये तो चलो स्टेप बाय स्टेप आपने कर लिया। हुँ, जो आपने आखिरी में बोला कि मौन बैठ जाइए, हुँ, मतलब जितना मैंने देखा है अपने आसपास में, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, यही सबसे कठिन है। सबसे कठिन मौन बैठना ही है। ठीक बात मतलब है। आप 1 मिनट भी आप मौन नहीं बैठ पाते। आपके अंदर इतने विचार चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है कि आप बाकी एक्सरसाइज़ेज़ या बाकी प्राणायाम कर लोगे, हाँ। मौन बैठना बड़ा मुश्किल है। ये आपके साथ-साथ में बहुत सारे लोगों की समस्या है। कारण क्या है कि मौन रहने की आदत ही नहीं है और मौन रहना सबसे कठिन है। हुँ, कारण इसका क्या है कि हमारा दिमाग मौन नहीं रहता। हुँ, हम मौन बैठ जाएँगे एक बार आँख बंद करके एक बार को जो है हम अपने शरीर को रोक लेंगे, हुँ, लेकिन मन को कैसे रोकें? हुँ, यहाँ योग काम करेगा, हुँ, यहाँ प्राणायाम काम करेंगे। यहाँ आपको जो है जब आप मौन बैठे हैं, तब आप प्राणायाम करके जब आप मौन बैठेंगे तो कहीं न कहीं आपके मन के जो विचार हैं, हुँ, वो कहीं न कहीं शांत होंगे। आपके मन के विचारों की जो उथल-पुथल हो रही थी, वो आप जो है बाहर से उठाकर अपने ध्यान को श्वासों पर जब लगाएँगे, तो वो कहीं न कहीं आपके पास में रहेंगे, बाकी विचार जो है साइड में चले जाएँगे। और उसके बाद में प्राणायाम के बाद में जब आप मौन बैठते हैं, तब आपसे बैठा भी जाएगा। यदि फिर भी नहीं बैठा जाता है, तो एक काम कीजिए, हुँ, उसमें क्या है कि एक पूरे दिन की रूटीन सेट कर लीजिए। यदि आपसे मौन नहीं बैठा जाता है, तो पूरे दिन का एक सकारात्मक रूटीन सेट कीजिए हुँ, कि मैं सुबह इतने बजे उठा, मैंने उठकर ये सकारात्मक काम किया, उसके बाद में मैं ऑफ़िस में गया, उसके बाद में मैंने जो है लंच वग़ैरह किया, सब कुछ किया, पूरे दिन का एक रूटीन बना लीजिए और शाम तक पूरे रूटीन में 1 से 2 पॉज़िटिव काम जो है ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने उनको खाना खिलाया, हुँ, मैंने उसकी हेल्प की, मैंने यहाँ दान किया, मैंने जो है गऊ को चारा दिया, इस तरह की कुछ पॉज़िटिव चीज़ें जो है ऐड कर दीजिए।
ताकि आपके मन के जो डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस वाले हार्मोन है कोर्टिसोल, वो कहीं न कहीं डिक्रीज़ हो सके। तो धीरे-धीरे आपका ध्यान भी लगने लग जाएगा, आप शांत भी बैठने लग जाओगे। तो इसकी जो है अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास वैराग्य तन्निरोधः महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। अभ्यास के बिना वैराग्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। तो अभ्यास ज़रूरी है। जो आज की हमारी जनरेशन है ना, मतलब ये आज के टाइम पे आप देखो 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है हुँ, और बहुत ही लोगों को चीज़ें बहुत ही फ़ास्ट चाहिए। तो अभी भी मैं आज 10 मिनट मान लो मैंने कुछ योग या प्राणायाम वगैरह कुछ किया हुँ। और फिर मुझे लगता है कि यार कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि चीज़ें तुरंत चाहिए। हुँ, योग को स्लो प्रोसेस कहा जाता है। ये एक इसकी भ्रांति है हुँ, कि योग को स्लो प्रोसेस कहा जाता है कि योग जो है बहुत स्लो काम करता है और हाँ, लोग जो है इसको इसीलिए लाइक नहीं करते क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग है। लेकिन ये स्लो और बोरिंग नहीं है। हुँ, अब इतने समय से आपके दिमाग में जो गतिविधियाँ चलती आ रही हैं, हुँ, वो एकदम से एक दिन में तो शांत नहीं होंगी। हुँ, धीरे-धीरे उसकी आदत बनेगी, धीरे-धीरे शांत होगी। आप जो है 15-20 दिन एक ही समय पर और एक ही चीज़ का ध्यान करेंगे, तो धीरे-धीरे आपका ध्यान लगना शुरू होगा। ठीक है? धीरे-धीरे आपकी जो है मानसिक स्थिति में सुधार होगा। तो एकदम से चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ा-सा समय दीजिए, अपने आप को धैर्य रखिए। अब योग को कहते हैं कि स्लो प्रोसेस है। हुँ, थायरॉइड की गोलियाँ खा रहे हैं लोग 20-20 साल से। शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं लोग 5-5, 6-6 साल से। घुटनों में दर्द है 3-3 साल से। और योग में अगर उनके 2-3 महीने में घुटनों के दर्द ठीक हो रहे हैं, थायरॉइड ठीक हो रही है, उनका शुगर अच्छा हो रहा है, तो ये स्लो प्रोसेस है क्या? अब जो चीज़ दवाइयों से ठीक नहीं हो रही और वो योग में आकर 3 महीने में आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, तो ये मुझे नहीं लगता कि स्लो प्रोसेस ये योग का है या फिर उनका है जो दवाइयाँ बेच रहे हैं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि स्लो प्रोसेस क्या है, बोरिंग क्या है। तो बोरिंग इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हुँ। ये एक साधना है, ठीक है? यदि आप समझो तो इसे साधना है और यदि आप इसे साधना की तरह नहीं देखते हो, तो ये आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखने का विज्ञान है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हो वो आप देखो। विज्ञान वाले सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना आज के टाइम पे या हम लोग कुछ बुक्स पढ़ते हैं, हुँ, तो वहाँ पे हैबिट के बारे में एक चीज़ बोली गई है कि आप किसी भी चीज़ को 21 दिन लगातार करो, तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो अगर जैसे मान लीजिए हम लोग योग या प्राणायाम या ये सब कर रहे हैं, तो आपने बोला जैसे 1 या 2 दिन में तो पता नहीं चलेगा। हुँ। तो इसका भी कुछ ड्यूरेशन है कि हमने चलो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 21 दिन कर लिया तो उसके बाद हमारी आदत पड़ जाएगी या कि कितना-कितना समय लगता है? मतलब अगर मैं मान लो आज से मैं योग करना स्टार्ट करता हूँ, हुँ, तो जो सिग्निफिकेंट चेंजेज़ हैं अपने अंदर देखने में, मतलब कितना टाइम मुझे लग जाएगा? मतलब एक चीज़ ये है ना कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड टाइम चाहे नहीं हो, हुँ, लेकिन जो भी कर रहा है पर्सन, उसको एक क्लैरिटी हो कि हाँ, चलो 1 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 6 महीने में या 3 महीने में सिग्निफिकेंट चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे। जिससे क्या हो गया, वो भी अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है कि हाँ, मेरे को इम्पैक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और हुँ, उसको क्या सिग्निफिकेंट चेंजेज़ अगर दिखेंगे, तो वो भी मोटिवेटेड रहेगा इसको कंटिन्यू करने के लिए। अदरवाइज़ क्या रहता है कि आप करते हो, 1 दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन आपने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना किया, उसके बाद भी उतने चेंजेज़ आपको नहीं दिखे, तो फिर आप क्या है कि आप फिर से अपने पुराने रूटीन पे आ जाते हो। हुँ। जो चीज़ें आप पहले करते हो, आप वो फिर से करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आप शारीरिक लाभ लेना चाहते हैं या फिर मानसिक लाभ। हुँ, यदि शारीरिक लाभ लेना चाहते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं यदि आप डिज़ीज़ के लिए कर रहे हैं, हुँ, तो उसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है। 3-4 हफ्ते भी लग सकता है, 1 महीने तक भी लग सकता है। कई ऐसे गंभीर रोग होते हैं जो है 3-4 महीने भी ले लेते हैं। लेकिन यदि आप मानसिक लाभ लेना चाहते हैं, तो ये आपको 7 ही दिन के बाद में जो है कहीं न कहीं फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। हुँ, जब आप प्राणायाम करेंगे, जब आप जो है उन प्राणायाम को महसूस करेंगे, करते हुए उन्हें महसूस करेंगे और उनके ऊपर ध्यान लगाएँगे, तो आपकी जो दिमाग जो है, आपकी पूरी दिनचर्या को, आपके पूरे शरीर को, आपकी सब चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता आपके शरीर के आपके दिमाग की जो बढ़ जाएगी। आपकी मैनेजमेंट पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कहीं न कहीं आपको सब चीज़ें दिखने लग जाएँगी, आपके दिमाग का जो फॉग होता है, ब्रेन फॉग जिसको बोलते हैं आजकल बहुत ट्रेंड में है। ब्रेन फॉग कहीं न कहीं साफ होने लग जाएगा। आपको स्थितियाँ बिल्कुल क्लियर क्लियर होने लग जाएँगी कि मेरा जीवन जो किस रास्ते पे चल रहा है और मुझे किस रास्ते जाना है, बढ़ना है, वो कहीं न कहीं चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँगी 7 से 10 दिन में, ठीक है? प्राणायाम
करने से मानसिक लाभ जल्दी होंगे और आसन और बाकी थेरेपी आसन और बाकी थेरेपीज़ करने से जो है, वो शारीरिक लाभ में थोड़ा-सा समय लग सकता है। तो एक चीज़ और जो आपने साइंस के बारे में बोला था, उस पे भी योग या फिर ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं जो पूरा आयुर्वेद है, इसके ऊपर ये आप मान लो कुछ एलिगेशंस लगते रहते हैं या कुछ आरोप लगते रहते हैं कि ये साइंस नहीं है तो स्यूडो साइंस है। मतलब कि अब ये बोला जाता है ना कि ये जो आयुर्वेद में हो रहा है, इसकी क्लिनिकल स्टडीज़ कहाँ हैं हमारे पास? और मतलब अगर ये बोला जा रहा है कि थायरॉइड ठीक हो जाएगा या ये एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी बीमारी है ठीक हो जाएगी, तो लोगों का ये रहता है कि भाई इसके साइंटिफिक एविडेंसेस क्या हैं आपके पास? तो उसको कैसे टैकल किया जाए? कुछ इसमें मैं ये भी मानता हूँ कि जो योग सिखा रहे हैं लोग, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर योग में उतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बिकॉज़ योग ट्रेंड में चल रहा था, तो वो भी योग के फील्ड में आ गए हैं। और कभी-कभी वो कुछ ऐसे आप बोल दो कि ऐसे उपचार या ऐसी चीज़ें बता देते हैं, जो कि शायद योग को ही हार्म करें। मतलब आप ऐसा है ना कि कभी-कभी आप कंटेंट बना रहे हो, यूट्यूब पे आप बना रहे हो, आपको व्यूज़ चाहिए, तो आप ये बोलने लग जाते हो कि ये भी ठीक कर देंगे, कैंसर भी ठीक कर देंगे। मतलब थंबनेल आपने ऐसा डाल दिया, टाइटल आपने ऐसा डाल दिया, जो कि साइंटिफिकली लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं है। शायद तो पॉसिबल नहीं। उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे एक वो कहानी थी ना कि एक बच्चा गाँव में चिल्लाता कि शेर आ गया, शेर आ गया, और वो ऐसे ही मज़ाक करता था, असलियत में कोई शेर आता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि असलियत में शेर आ गया। उसने चिल्लाया कि शेर आ गया, लेकिन इस बार गाँव वाले गए नहीं, कि यार ये तो ऐसे झूठ बोलता रहता है। तो ऐसे ही जब हम लोग कुछ ऐसा वीडियोज़ देखते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे क्लेम किए गए हैं, जो कि असली नहीं है, तो जो असलियत में योग कर रहा है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगने लग जाते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, कौन क्या करवा रहा है इसके हुँ, ऊपर तो मैं प्रश्न नहीं उठाऊँगा कि हुँ, कौन क्या करवा रहा है। लेकिन योग में ये भ्रांति है हुँ, कि योग से सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हुँ, हैं। योग से सारी बीमारियाँ ठीक नहीं हो सकती। अभी कल-परसों मेरे पास में एक मैसेज आया हुँ, कि गुरुजी मेरा दाँत टूट गया है, हाँ। कौन-सा आसन करूँ? अब सही बात। बताइए मैं उसको क्या शीर्षासन बता दूँ? हुँ, कि आप शीर्षासन कीजिए, सिर उल्टा करके पैर ऊपर कर लीजिए, आपका दाँत उग आएगा। हाँ, आपका ब्लड फ्लो आएगा ब्रेन हाँ, में तो दाँत और उग आपका जाएगा। जो है दाँत उग जाएगा। हुँ, कुछ चीज़ें जो है योग के बाहर की चीज़ें हैं। हुँ, इसीलिए आयुर्वेद का इसीलिए आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस किया गया। हुँ, यदि योग से सब कुछ ठीक ठीक होता, हुँ, तो आयुर्वेद क्या काम आता? हुँ, अब यदि आपके पैर में कहीं कट लग गया है हुँ, और खून बह रहा है, हाँ, तो मैं क्या कहूँ उसको पश्चिमोत्तानासन कर लो। हुँ, तो ये तो मैं नहीं कह सकता। उसके लिए तो आयुर्वेद है, उसके लिए जो है हमारी मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस का भी उतना ही रोल है हमारे जीवन में जितना आयुर्वेद का है हुँ, और आयुर्वेद का भी उतना ही रोल है जितना हमारा योग का है। हुँ, तो सारी चीज़ों का सम्मिलित रूप यदि होगा, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। हुँ, ये नहीं कि मैं खुद योगाचार्य हूँ, हुँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारी बीमारियाँ योग से ठीक हो सकती हुँ, हैं और सारी बीमारियाँ एलोपैथी ठीक कर सकती है। मैं ये भी नहीं कह सकता। क्योंकि कहीं न कहीं कमियाँ वहाँ भी है, रिसर्च वहाँ भी चलती रहती हुँ, है और योग तो पूरा सब्जेक्ट है रिसर्च का, अभी रिसर्चें शुरू हुई हैं इसके ऊपर, हुँ, बहुत सी काम यहाँ पर बाकी है। हुँ, आयुर्वेद में भी बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं और हो रही हैं। कहीं न कहीं उनका जब रिज़ल्ट आएगा, हुँ, तब देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन ये कहना कि अ, यूँ मान लीजिए कि आयुर्वेद कोई काम नहीं कर सकता या हुँ, फिर योग कोई काम नहीं कर सकता, ये गलत है। हुँ। ये फिर आपने फिर उन चीज़ों का अनुभव नहीं किया। ठीक है, तो सर एक सवाल और, मतलब कि आप ऋषिकेश में रहते हो, अभी आप दिल्ली में आए हुए हो। अ, क्या अंतर लग रहा है दोनों जगह में? योग के परिप्रेक्ष्य से अगर आप बताओ तो? योग के परिप्रेक्ष्य से यदि मैं बताऊँ तो, हुँ, यहाँ का जैसे लाइफ़स्टाइल बहुत तेज़ है। एक तो मैं आपको बता दूँ एयर क्वालिटी बहुत खराब है यहाँ की, तो धन्यवाद, आधी बीमारी तो हमको एयर क्वालिटी की वजह से हो जाती हैं। ठीक बात है। हुँ, दूसरा बात ये है कि यहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है। ख़ैर अब तो हुँ, ऋषिकेश में भी ज़्यादा होने लग गया है। आजकल हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि वीकेंड पे सारा दिल्ली एनसीआर ऋषिकेश ही गया हुआ है। तो एक चीज़ ये भी है कि ऋषिकेश पहले लोग जाते थे, आप ये मान लो कि शांति की तलाश में या अध्यात्म की तलाश में या वैसे। अब हम लोग देख रहे हैं कि लोग पार्टी करने ऋषिकेश जा रहे हैं। प्री वेडिंग शूट के लिए। प्री वेडिंग शूट के लिए भी जा रहे हैं या मतलब अपना वीकेंड एन्जॉय करने जा रहे हैं। हुँ, तो ऋषिकेश का भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो जो
असली ध्येय था वो छूटता जा रहा है? क्योंकि अब क्या हुआ कि योग दिवस के बाद में वहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ गई। हम्म कारण क्या हुआ कि योग दिवस के बाद में योग टीचरों की डिमांड एकदम से बढ़ी। हम्म योग टीचरों की डिमांड एकदम से बढ़ी तो अब मास्टर्स और डिप्लोमा करने में तो 1-1, 2-2 साल लगते हैं। हम्म वेस्ट ने क्या किया, जैसे योग दिवस अनाउंस हुआ, उन्होंने कोर्स चला दिया। हम्म वो 1-1, 2-2 महीने के कोर्स के चक्कर में वहाँ टीचरों की भीड़ लग गई। हम्म ठीक है? वहाँ टीचरों की भीड़ लग गई और वहाँ से जो टीचर निकलने लग गए। हम्म और दूसरी भीड़ जो है वहाँ आने लगी, पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हम्म अब दिल्ली के पास में एक अच्छा हिल स्टेशन जहाँ राफ्टिंग भी होती हो, जहाँ गंगा नदी भी हो हम्म और जहाँ अच्छे पहाड़ हो, सुंदर पहाड़ हो, वो ऋषिकेश है। हम्म 3 से 4 घंटे का रास्ता है गाड़ी में अगर आप जाओ तो। हम्म तो वो सबसे उनको सूटेबल लगता है और जो शनिवार-इतवार जो है वो गाड़ी सीधा वहीं रोकते हैं। दिल्ली के ट्रैफिक से ज़्यादा ट्रैफिक शनिवार-इतवार को ऋषिकेश में हो जाता है। हाँ, सही बात है। आप जो है हम क्या है कि ऋषिकेश में शुक्रवार तक जो है हम अपने काम खत्म कर लेते हैं। हम्म सोमवार से शुक्रवार तक हमारा जो है मार्केट का काम रहता है। हम्म उसके बाद शनिवार-इतवार जो है हम अपने हम्म स्टूडियो में या फिर हम अपने आश्रम में जो है बैठे रहते हैं। क्योंकि बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं है। हम्म और दूसरा आपने पूछा कि ऋषिकेश में और दिल्ली में हम्म एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है? हम्म एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी तो ख़ैर क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ा-सा डस्ट जो है डाउन है। अदरवाइज़ जो है यहाँ की पॉल्यूशन कहीं न कहीं ऋषिकेश के मुकाबले थोड़ा-सा अधिक है। जिसके कारण दिल्ली और गुड़गाँव में जो है कैंसर के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। हम्म केवल स्मोकिंग करने से कैंसर नहीं बढ़ रहा दिल्ली में। ये यूँ मान लीजिए कि अब हम इस खुले वातावरण में श्वास भी ले रहे हैं, तो भी हम जो है इस कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं। आप रिसर्च उठाकर देख लीजिए जो दिल्ली का एरिया है, वहाँ पेशेंट ज़्यादा है और जो दिल्ली के आस-पास का एरिया जैसे ही आप थोड़ा-सा बाहर निकलोगे, तो उनकी जो है संख्या कम होती जाएगी। तो ये तो ये एक बहुत बड़ा स्टडी भी कारण थी ना, मतलब स्टडी भी आई थी अभी कि जब दिवाली के आसपास जब पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो बोला भी गया था कि एक नॉर्मल दिल्ली में जो इंसान है, वो दिन में 40 या 50 सिगरेट के बराबर जो है धुआँ जो है या जो पार्टिकल्स हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, वो कंज़्यूम कर रहा है। हुँ, वो कारण क्या होता है कि दिवालियाँ ठंड की शुरुआत होती तब आती है हुँ, और उस समय कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं जो है हवा के अंदर नमी होती है। हुँ, उस नमी के अंदर जो वायु प्रदूषण के अंदर जो गैसेज़ के साथ में जो पार्टिकल उड़ते हैं, पीएम 2.5 जो सबसे घातक होता है, हुँ, वो कहीं न कहीं उस ओस की बूँद के साथ में मिक्स हो जाता है हुँ। और वो फिर जो है ओस की बूँद जो है वो भारी हो गई। वो नीचे-नीचे उसकी लेयर बन गई और हम कहाँ रहते हैं, वो नीचे वाली लेयर में रहते हैं। हाँ, वो हमारा गैस चैम्बर जो है। घूमना-फिरना सब चलना-फिरना वहीं रहता है। हम जो है वही इन्हेल करते हैं। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में तो प्राणायाम भी ना करो। क्योंकि हानि ज़्यादा होगी, लाभ कम होगा। हाँ, मतलब लेकिन फिर भी यदि वही बात। आपके आस-पास में बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे हैं, आप जो है कहीं पार्क में जाकर करना चाहें, आप जो है कोई खुली हवा में करना चाहें खुले वातावरण में जहाँ हरियाली अधिक हो, वहाँ करना चाहें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन थोड़ा-सा ठंड का मौसम आए तो प्राणायाम भी कम कर दो। ये मेरा मानना है। उद्गीत प्राणायाम वगैरह, भ्रामरी प्राणायाम वगैरह कर सकते हो। बाकी भस्त्रिका तो ना ही करो। भस्त्रिका करोगे तो आप अपने लंग्स को जो है गैसेज़ से भर लोगे। आप जो है पीएम 2.5 जो पार्टिकल मैटर होता है उससे भर लोगे और वो जो है कहीं न कहीं आपके लंग्स को पेनिट्रेट करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि दिल्ली का एनवायरनमेंट धीरे-धीरे सुधार में आ रहा है। हुँ, पहले के मुकाबले इस बार जो है बारिश भी मौसम का भी थोड़ा-सा परिवर्तन रहा है। दिल्ली में जो है अब की बार बारिश भी ये गर्मियों का जून का महीना चल रहा है। हुँ, लेकिन अभी भी 3-4 बारिश हो चुकी है दिल्ली हुँ। में। ठीक है? उस कारण से भी जो है एनवायरनमेंट यहाँ का साफ हो चुका है। पहले के मुकाबले मौसम में परिवर्तन आ रहा है जिसका दिल्ली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये देखने वाली बात ये है कि ये लंबा चलता है कि नहीं? क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है उसमें अब की बार सर्दियाँ भी बहुत कम पड़ी हैं। अब की बार गर्मियाँ भी वैसी गर्मियाँ नहीं हैं जैसी होनी चाहिए थी। अगर जो पर्सन योग कर रहा है, हुँ। आ, आप आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को, मतलब कि जो योग कर रहे हैं या फिर जो योग से जुड़ना चाहते हैं? जो लोग योग से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। हुँ, किसी अच्छे शिक्षक की देख-रेख में योग की शुरुआत करें। उसमें कम से कम 6 महीने का अभ्यास करें। हुँ, क्योंकि
योग को समझना ज़रूरी है। आप शारीरिक रूप से आसन कर लोगे, ठीक है? क्योंकि जिम्नास्टिक में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वैसे योग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल कर लोगे, लेकिन दिमाग को फ्लेक्सिबल कैसे करोगे? उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। उसके लिए आपको समय गुरु के सानिध्य में लगाना पड़ेगा, अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में लगाना पड़ेगा। योग जो है 95% दिमाग पर काम करता है, मानसिक विकार आपके दूर करता है। 5% जो है आसना है। 5% आसनों से क्या है, हमारे शरीर में स्थिरता आती है, ठीक है? और बाकी प्राणायाम से हमारा जो है मन में शांति आती है। तो आपको शरीर की तरफ भी देखना है और मन की तरफ भी देखना है, और अच्छे योग शिक्षक की देख-रेख में आपको योग सीखना चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद आपको इसको जीवन शैली बना लेनी चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। आपको जो है अपने घर वालों को भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जब आप योग करेंगे, जब वो आपको देखेंगे, आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे, तो कहीं न कहीं वो भी आपसे प्रभावित होंगे और आप जो है फिर उनको भी सिखा सकते हो। उनको भी उनको भी जो है योग की दिशा में लेकर आ सकते हो। और योग की दिशा में यदि आप युवा लोग आना चाहते हैं, और यदि योग की दिशा में युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके अंदर स्कोप भी बहुत है। आप जो है इसमें अच्छा अर्न कर सकते हो। आप जो है अपनी एक दिनचर्या अच्छी बना सकते हो। आप इसमें जो है योग सेंटर खोल सकते हो। आप इसमें जो है एक कंपनी सेटअप कर सकते हो। योग में अभी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो योग जो है करना भी अच्छा है, करवाना भी अच्छा है, और योग को जीवन में अपनाना भी अच्छा है। जीवन शैली का हिस्सा बनाना योग का परम लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति के लिए। तो जो आपने बात बोली कि शिक्षक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है योग में, तो अगर मान लो बिना शिक्षक के क्या योग नहीं सीखा जा सकता? बिना शिक्षक के योग सीखा जा सकता है, लेकिन फिर उसकी गारंटी नहीं है। आप श्वास तो आप कहीं भी ले सकते हैं। श्वास आप अभी सामान्य रूप से भी ले रहे हैं, लेकिन आपको श्वास किस परिस्थिति में कितना और कब लेना है। आप किसी तरह से किसी विशेष रोग से पीड़ित हैं, आपको कितना श्वास भरना है, कितनी देर होल्ड करना है और कितनी देर में उसको छोड़ना है, वो एक योग शिक्षक ही बता सकता है। सामान्य व्यक्ति को इन चीज़ों की जो है कहीं न कहीं नॉलेज कम होती है। तो इसीलिए आपको योग शिक्षक की आवश्यकता होती है कि आपके अनुसार कौन-सा आसन आपके लिए ठीक है, आपके शरीर के अनुसार कौन-सा प्राणायाम आपके लिए ठीक है। इसके लिए योग शिक्षक की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ जो है आप टीवी पर देख के कर लो, आप जो है वीडियो में देख के कर लो। कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हैं। यदि आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी देख कर लो। और यदि आप कहीं न कहीं मानसिक लाभ लेना चाहते हैं, कोई विशेष बीमारी से उभर कर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी अच्छे शिक्षक की देख-रेख में ही करना चाहिए। जैसे मान लो आप भी सिखाते हो, कोई आपसे जुड़ना चाहे या फिर आपसे सीखना चाहे, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? वो अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑफ़लाइन भी चल रही हैं, वो हरियाणा में चल रही है, डिस्ट्रिक्ट फ़तेहाबाद में। मैं बेसिकली वहीं से हूँ, आपके पॉडकास्ट पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पता। डिस्ट्रिक्ट फ़तेहाबाद से हूँ और वहाँ हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए जो है आप मेरे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर और कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज करते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जो है पूरी जानकारी कक्षाओं के बारे में और हमारे साथ जुड़ने के लिए वहाँ से जो है आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो आपने बात बोली कि आपको नॉर्मल फिट रहना है तो आप कहीं से भी योग करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है आपका या बीमारी है या कुछ है, तो फिर आपको 1 टू 1 इंटरेक्शन चाहिए होता है। तो आप कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ों के, अगर आपके पास ऐसे ज़्यादा लोग आ गए, तो 1 टू 1 आप फिर कैसे इंटरैक्ट कर पाते हो उनसे? जब आप योग कक्षा लेते हैं, तो आप प्रत्येक आसन के बारे में आप बताते हैं कि मैं ये आसन करवा रहा हूँ, ये आसन किसको करना है, किसको नहीं करना। मैं यदि कपालभाति करवा रहा हूँ, तो मैं पहले बताऊँगा कि कपालभाति का अभ्यास अब हम करेंगे और इतने समय करेंगे, इतने स्ट्रोक्स लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद में इन्हेल करना है, फिर एक्सहेल करना है। वो किस रोगी को नहीं करना, हाई बीपी वाले को नहीं करना है, जिसको बैक पेन है उसको नहीं करना, जिसको एसिडिटी बढ़ रही है उसको नहीं करना है। ये कक्षा में सबसे पहले ही अनाउंस हो जाता है, जो हम अभ्यास कर रहे हैं उससे पहले अनाउंस कर दिया जाता है, ताकि करने वाले को जो है असुविधा ना हो।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि ग्रुप क्लास होती है, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सभी के साथ में 1 टू 1 तो नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए प्रत्येक अभ्यास से पहले उनको उस चीज़ की जानकारी दी जाती है। तो रविंद्र जी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे इसलिए हो जाता है कि हमारा यूथ ही आगे चल के हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है और वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। तो उसके लिए योगा कैसे आ सकता है? यूथ डिस्ट्रैक्टेड इसीलिए है क्योंकि वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट हो गया है। वो ये मान लीजिए कि बहिर्मुखी हो गया, योग में जिसको कहते हैं कि बहिर्मुखी हो गया है। वो फ़ोन के साथ में अटैच्ड है, वो परिवार के साथ में अटैच्ड है, वो कंपनी के साथ में अटैच्ड है, बाहर की सभी चीज़ों के साथ में उसका लगाव है, सिवाय अपने आप के। वो उसका अपने आप के साथ में कनेक्शन खो चुका है। वो इस समय इतना बिज़ी चल रहा है, वो कॉम्पिटिशन के चक्कर में अपने आप को मशीन समझने लग गया है। सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है और उसके बाद में भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो सोचता है कि यदि मैं रुक गया तो मैं कहीं न कहीं किसी से पीछे रह जाऊँगा। उस चीज़ को कवर करने के लिए वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और वो कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। योग इसमें वहाँ उसकी सहायता कर सकता है उसको उस सिचुएशन से निकालने में, क्योंकि योग यदि आप करेंगे तो आपको मैनेज करना आ जाएगा। किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करना है, वो चीज़ सब जो है योग के द्वारा आप सीख सकते हैं। मेरा यही संदेश रहेगा जो युवा लोग हैं, उन्हें निष्काम भाव से काम करना चाहिए। यानी कि किसी भी काम करते समय आप उसमें 100% दो और 100% देने के बाद में उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। उससे उम्मीद मत रखो कि मुझे जो है ये काम मैं करके दूँगा तो मुझे इससे प्रमोशन मिलेगी। मैं यदि ये अच्छा कर दूँगा तो मुझे इससे जो है ये लाभ होगा। जब आप लाभ की इच्छा करते हैं, जब आप इच्छा करते हैं तो आपके अंदर लालच बढ़ता है। लालच बढ़ता है तो आपके अंदर जो है वो काम करने उस काम के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाती है तो जब वो काम पूरा नहीं होता है, तब वो आपको जो है क्रोध आता है और जब आपको क्रोध आता है, तब आप जो है उस काम के प्रति बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाते हो कि अब तो मुझे जो है ये करना ही करना है। ठीक है? और उस समय जो है आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हो। आपकी जो है बुद्धि कहीं न कहीं सुचारू रूप से काम नहीं करती है और यहाँ से यदि आप योगी हैं, तो आप सही से निर्णय कर पाएँगे। आप जो है उस चीज़ में आसक्त नहीं रहेंगे। यानी कि उस विषय में आप नहीं फँसेंगे। उससे उसको निष्काम भाव से यदि आप कर्म करेंगे, तो उसको वहीं छोड़ देंगे। उसमें लालच में नहीं पड़ेंगे। आपने 100% अपना दिया और आप जो है भूल गए उस चीज़ को। तो निष्काम भाव से कर्म करो, उस चीज़ में जो आसक्त ना रहो, ठीक है? और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि आपका केवल कर्म करने पर अधिकार है। उसके फलों पर आपका अधिकार नहीं, आप केवल कर्म करो। फल ईश्वर की इच्छा होगी, ईश्वर को समर्पित करके वो काम कर दो, तो आप जो है कभी भी डिप्रेशन में आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। आप जो अच्छा जीवन जिएँगे, आप जो अपना 100% अपने काम में दो और इसके साथ-साथ इन डिप्रेशन से और आपकी दिनचर्या को सुधारने के लिए आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन तीनों का आपको पालन करना होगा। इन तीनों का यदि आप पालन करेंगे तो आप जो है पूरा जीवन आप निरोगी व्यतीत कर सकते हैं। इन तीनों का जब आप पालन करेंगे तो आप निरोगी जीवन लंबे समय तक जिएँगे। आहार जब आपका शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो आपके शरीर का निर्माण अच्छा होगा। क्योंकि जैसा हम अन्न खाएँगे वो हमारे शरीर में जाकर लगेगा और वो आपके शरीर का निर्माण करेगा। अब आहार कैसा करें? इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं, ऋत भुक, मित भुक और हित भुक। ऋत भुक यानी कि ऐसा आहार ना करें जो चोरी से, ठगी से या फिर गलत काम करके कमाया गया हो। ऐसा भोजन यदि आप करेंगे तो आपके अंदर मानसिक विकार आएगा। मित भुक, मिताहार जिसकी चर्चा की गई है, योग में भी इसकी चर्चा है और मित भुक जो है आयुर्वेद में भी बताया गया है। इसमें क्या है कि सीमित खाना खाएँ, जितनी आपको भूख है उससे आधा खाएँ। यदि आपको 3 रोटी की भूख है तो डेढ़ ही रोटी खाएँ। 2 की भूख है तो 1 ही खाएँ। तो आधा भोजन करें और आधे पेट को खाली छोड़ दें, ताकि जो पूरी क्रियाएँ हैं चयापचय की, डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो ईज़िली हो सके। तो अच्छे से वो खाना पचेगा और अच्छे से आपके शरीर में लगेगा। तीसरी है हित भूख। हित भूख यानी कि जो आपको खाने
योग्य है, जो आपके लिए हितकर है। आप किसी स्पेशल रोग से पीड़ित हैं, मान लीजिए कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और आप ऊपर से और अधिक खा रहे हो भारी भोजन, पहले ही हजम नहीं हो रहा है और ऊपर से आप इस तरह का भोजन खा रहे हो जो और अधिक समय ले रहा है भोजन पचने में। तो उसके लिए आपको हितभुक यानी कि किस तरह का किस रोग में क्या आपको खाना चाहिए, वैद्य ने क्या परामर्श दिया है, उस परामर्श के अनुसार आप जो है जीवन जिएँगे, उस परामर्श के अनुसार जब जब आप जो है खाना खाएँगे, तो आपका ये पूरा आहार चक्र जब शुद्ध होगा, तो आपका शरीर का अच्छे से निर्माण होगा। आहार के बाद आ जाती है निद्रा। निद्रा भी बहुत ज़रूरी है। आहार के बाद आ जाती है निद्रा। निद्रा का आज के युवा के पास में कोई टाइम टेबल नहीं है। सही कह रहे उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। हो। आज तो वो सो 3-4 बजे रहे हैं, जिस टाइम पे उठना हाँ, चाहिए। हाँ। किस टाइम सो रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं, ये आज के युवा को पता ही नहीं है क्योंकि उनका शेड्यूल ही नहीं है पूरा दिन। इसलिए इसमें कहा जाता है कि पूरे दिन को रीशेड्यूल करो। शाम के समय में 2 मिनट तो ज़रूर बैठो, पूरे दिन को रिकॉल करो। या फिर सुबह के समय में बैठो और प्लानिंग बनाओ कि पूरे दिन में क्या करना है। तो यदि आप मैनेज करके चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप जो है सो रहे हैं 12 बजे, तो आप जो है उठेंगे 9 बजे, 9 बजे से पहले तो आप नहीं उठ सकते। और ये भी है ना कि अगर आप जल्दी सो रहे हो, हाँ, तो आज की जनरेशन में आपको कूल नहीं माना जाता। हाँ, आप जब तक जो है नाइट में जो है आउट नहीं करोगे तो जो आप ट्रेंड में नहीं चल रहे। आप जो आउट ऑफ सिलेबस हो, आप तो जो है मम्मी-पापा के लाडले हो, वो कहलाओगे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं समय से पहले सोना आयुर्वेद में कहा गया है। जब आप 9 साढ़े 9 बजे सो जाएँगे, 8 बजे फ़ोन की स्क्रीन से हट जाएँगे, 6 बजे से पहले खाना खा लेंगे, 6 बजे से पहले खाना खा लेंगे, तो आप जो है 9 बजे सोकर, साढ़े 9 बजे सोकर और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएँगे। तो आचार्य जी के साथ एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है आज। मेरी इच्छा तो थी कि और भी कुछ डिस्कस किया जाए, लेकिन उसको हम लोग अगले पॉडकास्ट के लिए संभाल के रखने वाले हैं। आचार्य जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। आचार्य जी, आपने अभी आपकी जो संस्था है सत्य सनातन योग, जी, योग दिवस के ऊपर आपने 11,000 पौधे लगाए हैं। जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत-बहुत धन्यवाद कि अमित आप जी। सिर्फ योग पे नहीं, आप पर्यावरण पे भी काम कर रहे हो। जी, क्योंकि पर्यावरण भी उतना ही ज़रूरी है जितना योग ज़रूरी है। हम जो है पर्यावरण को इग्नोर कर रहे हैं। जितने भी विश्व हैं जितने भी देश हैं, वो सभी देश जो है कहीं न कहीं पर्यावरण की हानि पहुँचा के ही तो डेवलप हुए हैं। अब कहीं रोड बनेगा, कोई बिल्डिंगें बनेगी, जहाँ डेवलपमेंट होगी, तो वो पहले जगह खाली करनी पड़ेगी और वो जगह पहले खाली थी, तब उसके ऊपर क्या था? पेड़-पौधे उगे हुए थे। लेकिन अब उस जगह पर डेवलपमेंट करनी है तो उनको जो है नुकसान पहुँचा के ये तो किया गया है। वहाँ प्रकृति का नुकसान हुआ। वो देश डेवलप हो चुके हैं। अब भारत गति बढ़ा रहा है। भारत के अंदर जो है दिन दोगुना रात चौगुनी उन्नति चल रही है। हर दिन नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, हर दिन जो है नई डेवलपमेंट हो रही है। तो उसके लिए धरातल पर काम करने के लिए धरती की तो आवश्यकता होगी। अब धरती की आवश्यकता होगी तो वहाँ जो है धरती को खाली करने के लिए पेड़-पौधे ही तो हटाए जाएँगे। अब पेड़-पौधे हटाएँगे, हम जो है डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और हमारे देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जितनी देश की डेवलपमेंट करने में सरकार साथ दे रही है, उतना हमारे नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ। इस भारत की जो ये मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसको कम किया जाए, उसको रोका जाए। ताकि इसका संतुलन बनाए रखा जाए। अधिक से अधिक पेड़ लगाएँगे तो जो है मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। अधिक से अधिक जो है पेड़ लगाएँगे तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी अ, स्टोर रहेगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाएँगे तो वर्षा होगी तो पानी और अधिक होगा, हरियाली होगी, वनस्पतियाँ होंगी, फल-फूल मिलेंगे और ये मान लीजिए कि इसके तो लाभ ही लाभ हैं। तो पेड़-पौधे मैं तो कहता हूँ कि सभी को लगाने चाहिए। और एक पौधा अपने बच्चों के नाम तो ज़रूर लगाना चाहिए और अपने बच्चों से ही लगवाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा जब एक पेड़ लगाएगा और उसकी ज़िम्मेदारी लगा दी कि आपको जो है इस पौधे को 6 महीने तक पालना है। इससे बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको यूँ लगेगा कि हाँ, मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई है, मुझे इस पेड़ को ज़िंदा रखना है। अब वो जो है उस चीज़ के लिए काम करना शुरू होगा, उसके दिमाग में जो है पॉज़िटिव बदलाव होना शुरू हो जाएँगे। वो जो है कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदार
की तरह सोचने लग जाएगा। वो उसको जो है समय पर पानी देगा, वो उसकी जो पूरी सेवा करेगा और 6 महीने तक हो जाएगा वो पौधा जब जो है खुद से अपनी देखभाल करने लग जाएगा, तब जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वैसे ही पेड़ बड़ा होगा और जब बड़ा होके बच्चा हमेशा हक के साथ में यूँ कह सकेगा, ये पेड़ जो है मैंने लगाया था। तो अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दीजिए ताकि वो समय से पहले ही थोड़ा-थोड़ा कुछ सकारात्मक ज़िम्मेदारी जो है लेना शुरू कर दें। तो अपने बच्चों से ज़रूर पेड़ लगवाएँ और आपका दोबारा धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपके साथ में चर्चा करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना खुल के आपने प्रश्न पूछे और उतना ही खुल के जवाब देने की मैंने कोशिश की और यहाँ जो है आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो हॉस्पिटैलिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमारा कि आपने समय निकाला। और योगाचार्य रविंद्र जी के साथ इस डिस्कशन को तो हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और अगला जो पॉडकास्ट हम करेंगे इनके साथ तो उसमें हम उन सवालों को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि योग सिर्फ 1 घंटे के डिस्कशन में कवर नहीं हो सकता। इसके लिए हमें और लंबे लंबे डिस्कशन करने होंगे। और आचार्य जी ने भी बोला है कि एक हमारा जो अगला पॉडकास्ट है वो हम लोग उसमें जनता के सवाल भी लेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि हम उन्हीं के लिए तो पॉडकास्ट कर रहे हैं। उनके सवाल उनको अधिक से अधिक लाभ हो। योग के द्वारा कैसे वो लाभ उठा सकते हैं, सही और गलत की कैसे पहचान कर सकते हैं, उन तक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचाने के लिए हम जो है ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि उन्हें लाभ हो। इसीलिए आपके जो भी सवाल हैं, आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं और अगले पॉडकास्ट में उन सभी सवालों को जो है कवर किया जाएगा। आपकी सभी समस्याओं को कोशिश करेंगे कि आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि या फिर योग के किसी भी पॉइंट से वो चीज़ क्योर हो सकती है तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे आचार्य जी का जो मिशन है कि हर घर में योग फैले, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फैल पाए। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत